जाना कि मंत्रीवर ने तो दीक्षा ले ली है। अब उनके पुत्र कमट और मरुभूति राजा के साथ थे। अरविंद राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा और वो साथ में मरुभूति के ले गए। फिर क्या हुआ? अरविंद महाराज आज बहुत ही चिंतित हो रहे हैं और मंत्रशाला में बैठे हुए विचार विमर्श में व्यस्त हैं। अंत में यह निर्णय होता है कि राजा वज्रवीर्य, जो कि निरंकुश हो चुका है, उसको जीतने के लिए अब शीघ्र ही प्रस्थान कर देना चाहिए। आज्ञा पाते ही सभी सैनिक युद्ध के लिए सज धज कर तैयार हो रहे हैं। सेनापति ने आकर कहा, महाराज, सब व्यवस्था हो चुकी है, अब आप हाथी पर सवार होइए, सामने हाथी खड़ा है। महाराज अरविंद ने पोदनपुर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी कमट कुमार मंत्री पर डाल दी और स्वयं मरुभूति कुमार मंत्री के साथ वज्रवीर्य नगर की ओर सेना सहित प्रस्थान कर गए। माता अनुंदरी की कुक्षी से दोनों ही पुत्र जन्मे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि एक पाप है तो दूसरा पुण्य, एक विष है तो दूसरा अमृत, अथवा एक बगुला है तो दूसरा हंस। कहने का मतलब यही है कि एक ही गर्भ से दुर्जन और सज्जन दो भाई उत्पन्न हुए थे। कमट अत्यंत कुटिल परिणामी दुष्ट आत्मा था और मरुभूति अतिशय सरल स्वभावी धर्मात्मा था। कमट संपूर्ण कुनीति में कुशल था तो मरुभूति न्याय नीति में अतिशय निपुण था। सच ही है, खड़ग और कवच दोनों लोहे के ही होते हैं, किंतु एक देह के खंड खंड करने वाला है और दूसरा देह की रक्षा करने वाला है। मंत्री कमट समय पाकर निरअंकुश हो गया और सर्वत्र अन्याय का साम्राज्य फैला दिया। मैं राजा हूँ, वह ऐसा सभी से प्रायः घोषित कर चुका था। किसी समय उसके कानों में किसी युवती के नुपुरों की झंकार आती है। सामने हंस गति से चलने वाली युवती रत्नों के सुंदर आभूषणों से अपने सौंदर्य को द्विगुणित करती हुई आ रही है। यह कौन है? क्या कोई नाग कन्या है या देव कन्या है या कोई अप्सरा है? निर्णय होने के बाद, ओह, यह तो मेरे लघु भ्राता की भार्या वसुंधरी है। एक क्षण के लिए सहम जाता है कमट, उसका मन ही उसे धिक्कारने लगता है। अरे रे पगले, यह तो अपनी पुत्रवधू के समान है, यह कैसे मिल सकती है? किंतु कुछ मुहूर्त तक भी यह सुंदर वसुंधरी सामने न होते हुए भी सामने घूम रही है, क्योंकि वह दृष्टि में और मन में बस गई है। मन अत्यंत विह्वल हो रहा है। निद्रा के न आने से नेत्र एकदम लाल हो रहे हैं। उसी समय मानो मित्र के दुख को बांटने के लिए सखा कलहंस आ गए। मित्र की ऐसी दुरअवस्था को देखकर वह एकदम घबरा गए। बोले, ओहो मित्र, यह क्या स्थिति बना ली है और मुझे सूचना तक नहीं दी? क्या आपका स्वास्थ्य खराब है? आप अस्वस्थ हो? कमट ने कहा, हाँ, मैं शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ, ऐसा कहा उसके मित्र ने। नहीं नहीं मित्र, नहीं, मुझे कुछ व्याधि नहीं है, तुम आओ और मेरे पास बैठो। अरे राजवैद्य मेरा क्या इलाज करेगा? मेरी औषधि तो तुम ही हो, जो कि समय पर आ गए हो। कलहंस कुछ देर तक बैठकर इधर उधर की बात करता है। पुनः उसके आकुल व्याकुल हुए तथा मुरझाए हुए मुख कमल को देखकर धीरे से पूछता है, कहो मित्र, आखिर तुम्हें किस मानसिक व्यथा ने पीड़ित किया है? स्पष्ट कहो, मैं शीघ्र ही उस वेदना का प्रतिकार करूंगा। क्या कहूँ मित्र, जब से मैंने लघु भ्राता की पत्नी उस वसुंधरी को देखा है, तभी से मुझे काम ज्वर ने घेर लिया है। अब उस अंगना का स्पर्श कराकर तो मुझे शीघ्र ही स्वस्थ करो। इतना सुनते ही कलहंस ने दो हाथों को शीघ्र ही अपने दोनों कान पर रख दिया और बोले, कमट, तुमने यह क्या अति साहस का विचार किया है? क्या यह संभव है?
क्या राजा अरविंद जैसे न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा के रहते हुए तुम इस अनर्थ में जीवित रह सकते हैं? क्या वह पुत्री सदृश्य वसुंधरी तुम्हारे भोगने योग्य है? और फिर जबकि वह तुम्हारे छोटे भाई की भोगी हुई होने से जूठन सदृश है। मित्र, छोड़ो छोड़ो, इस दुराग्रह रूपी पिशाच का पल्ला छोड़ो और अपने स्वभाव में आओ। देखो, क्या हमारी भावज वरुणा सौंदर्य में वसुंधरी से कम है? यदि वे इस बात को सुनेगी कि मेरे पतिदेव मेरी देवरानी पर आसक्त है, तो वह क्या सोचेगी? और अकस्मात इस चरित्रहीनता से आपकी कितनी हानि हो जाएगी, क्या गति होगी? क्या आपने इस पर भी कुछ विचार किया है? यदि नहीं किया है, तब शीघ्र ही विचार करो। कमठ मित्र कलहंस की शिक्षास्पद बातें सुनकर क्रोध से भभक उठता है। उसका चेहरा तमतमा उठता है। वह आवेश में आकर बोलता है, मित्र, बस बस रहने दो, बस तुम्हारी शिक्षाओं को रहने दो। मैं तुमसे अधिक शिक्षाओं को जानता हूँ, किंतु मैं राजा हूँ। यह वसुंधरा ही क्या, इस कोदनपुर में जो जो सुंदर वस्तु होगी उसे भी क्षण मात्र में मैं हस्तगत कर सकता हूँ। मनुष्य को कभी भी मिले हुए अवसर को नहीं चूकना चाहिए। अभी राजा अरविंद और भाई मरुभूति तो अन्यत्र गए हुए हैं। सारी राज्य सत्ता तो मेरे ही हाथ में है। बस शीघ्रता करो। यदि तुम मेरे सच्चे अभिन्न मित्र हो तो स्तवर ही उस सुंदरी से मेरा समागम करा दो। कलहंस अंतःकरण में कुछ अलग ही सोच रहा था, किंतु मित्र के इस दुराग्रह को पूर्ण करने के लिए तत्क्षणी कुछ कुट उपाय सोचने लगा। कुछ क्षण बाद वो बोला, मित्र कमठ, मैं तुम्हारा कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध किए देता हूँ। तुम चिंता छोड़ो और भोजन करो। मित्र कहते हैं ना कि सच्चे मित्र की तभी तो आवश्यकता होती है जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो सच्चा मित्र ही आपको रोकता है, ना ही गलत काम में आपका साथ देता है। अरे रे, कमठ के मन में ये कैसे विचार आ गए? क्या सचमुच कुछ खराब करने वाला है? सुनते हैं हमारे अगले एपिसोड में।